नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों अभी अभी मेरे एक फ्रेंड द्वारा मुझे WhatsApp पर RSCIT एग्ज़ाम का एक पेपर मिला है। दोस्तों इस पेपर के अंदर टोटल 35 प्रश्न हैं। हो सकता है इस पेपर में से काफ़ी प्रश्न आपके आने वाले RSCIT एग्ज़ाम में आ जाएं। तो दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि अब आपके RSCIT एग्ज़ाम में टाइम बहुत ही कम रह चुका है और साथ ही मुझे भी ये लगता है कि ये जो मेरे फ्रेंड द्वारा पेपर भेजा गया है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बना हुआ है। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखते हुए हम अंतिम अपना मॉडल पेपर देख ही लेते हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं हमारे पास में इस पेपर का पहला प्रश्न पूछा गया है, कौन डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिजिटल भुगतान प्रणाली होती क्या है। दोस्तों डिजिटल भुगतान प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पैसों का जो लेन देन होता है वो नकदी ना होकर के क्या होता है, डिजिटली रूप में होता है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन ए है वो देखिए, क्रेडिट या डेबिट कार्ड द्वारा भुगतान, यानी कि दोस्तों ये क्या है, हमारे पास में डिजिटली भुगतान है। उसी प्रकार से आगे दिया हुआ है चेक द्वारा भुगतान। मैंने कहा था दोस्तों आपका जो ऐसा लेन देन जिसमें किसी भी कागज की आवश्यकता ना हो। दोस्तों चेक क्या होता है, एक कागज होता है। तो ये क्या है, डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं है, यानी कि पहले का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं, हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी किया गया डेबिट कार्ड कौन सा है। तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम है उसने रुपए डेबिट कार्ड जारी किया है, यानी कि दूसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, डेबिट कार्ड पर दर्ज CVV कोड एक सुरक्षित कोड होता है जो कि कितने नंबर का होता है। दोस्तों आप सबने अपना ATM देखा होगा, तो ATM को आप पीछे से घुमा के देखना तो CVV लिखी होगी। दोस्तों ये जो CVV होती है वो 3 डिजिट की होती है, यानी कि 3 अक्षरों की होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों तीसरे का, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखिए, हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन मोबाइल भुगतान सेवा से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो देखिए UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दोस्तों जो UPI होता है वो मोबाइल भुगतान सेवा से संबंधित होता है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन रुकिए, ऑप्शन बी देखिए भीम। दोस्तों भीम ऐप मोदी जी द्वारा चलाया गया है, ये भी क्या है, मोबाइल भुगतान सेवा से संबंधित है। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। दोस्तों उसी प्रकार से आप देखिए ऑप्शन नंबर सी USSD, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। दोस्तों ये भी क्या है, मोबाइल भुगतान सेवा से संबंधित है, यानी कि चौथे का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आगे चलते हैं, हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। तो दोस्तों एक होती है ब्लॉगिंग और एक होती है माइक्रो ब्लॉगिंग। दोस्तों ब्लॉगिंग वो होती है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ी चैट कर सकते हैं और बहुत बड़े बड़े मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन माइक्रो ब्लॉगिंग के अंदर वो ऐप आते हैं जिसमें हम छोटे छोटे संदेश भेज सकते हैं। तो दोस्तों वो हमारे पास में है ट्विटर। ट्विटर के अंदर हम मैक्सिमम 200 वर्ड का ट्वीट ही कर सकते हैं। ये क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। आगे चलते हैं, यदि आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे वो सवाल सोल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको डाउटनट ऐप पर उस सवाल का फोटो खींचना है। फिर इसके तुरंत 5 सेकंड के बाद आपको उस सवाल का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आपको बता दूं कि डाउटनट ऐप पर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई जाती है। साथ ही आप यहां पर नीट IIT जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। अभी इस समय डाउटनट ऐप पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए लाइव क्लासेस भी चलाई जा रही है, यानी कि अब सारी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। तो आप आज ही इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए ऑनलाइन। हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है, ट्विटर किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो दोस्तों जो ट्विटर ऐप है वो जैक डोर्सी, इवन विलियम्स, बिल स्टोन और नोह ग्लास द्वारा तैयार किया गया था, यानी कि ये जितने भी जो वैज्ञानिक हैं वो लगे थे और उन्होंने ट्विटर ऐप को तैयार किया था, यानी कि छठे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे चलते हैं, हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज 10 में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट या स्नैप कैप्चर करने और उसे शेयर करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों आपके पास में कोई कंप्यूटर है और उसके अंदर आपने विंडो 10 डाल दी और उसमें क्या करना है, आपको अब स्क्रीनशॉट लेना है। तो दोस्तों आप किस टूल का यूज करेंगे, उस टूल का नाम है दोस्तों स्नाइपिंग टूल। क्या है, स्नाइपिंग टूल, यानी कि सातवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, हमारे पास में आठवां प्रश्न पूछा गया है, एक URL हो सकता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले URL की फुल फॉर्म आनी चाहिए। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों ये जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है वो एक वेबसाइट हो सकती है, उसी के साथ में ये फाइल भी हो सकती है और ये एक प्रकार का दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। यानी कि आठवें का जो करेक्ट आंसर है वो भी होगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
आगे हमारे पास में 9वां प्रश्न पूछा गया है, मोबाइल फोन से संबंधित विवरणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्त कोड का उपयोग कर सकते हैं। ईएमआई नंबर जानने के लिए कौन सा कोड डायल करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले आप इस प्रश्न का मतलब समझिए। देखिए हमारे पास में कोई एक मोबाइल है, लेकिन हमें पता नहीं है कि इस मोबाइल की रैम क्या है, इस मोबाइल का स्टोरेज कितना है और ये मोबाइल कौन से मॉडल का है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, उस मोबाइल के अंदर *#06# ये दबाएंगे और डायल कर देंगे। दोस्तों ये दबाने से और डायल करने से हमारे मोबाइल की जितनी भी बायोडाटा है वो हमारे सामने आ जाएगी। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, ये हमारे मोबाइल का ईएमआई नंबर कहलाता है, यानी कि 9वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है, मोबाइल फोनों के मध्य डेटा ट्रांसफर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले आप इस प्रश्न का मतलब समझिए। देखिए हमारे पास में कितने मोबाइल हैं? 2 मोबाइल हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, इस मोबाइल से इस मोबाइल की तरफ एक फ़ोटो को भेजना है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, दोनों मोबाइलों के अंदर शेयर इट को ओपन कर लूँगा। किसे ओपन कर लूँगा? शेयर इट को ओपन कर लूँगा। और जो पुराने ज़माने के मोबाइल थे उसमें लोग दोनों मोबाइलों के अंदर ब्लूटूथ को ओपन कर लेते थे। उसी प्रकार से जो जियोनी के मोबाइल आते थे पुराने, उनके अंदर होता था एक्जेंडर। क्या होता दोस्तों? एक्जेंडर। तो दोस्तों देख लेते हैं, हमारे पास में शेयर इट भी ऑप्शन है, जेंडर भी ऑप्शन है, ब्लूटूथ भी ऑप्शन है, यानी कि इन तीनों द्वारा मोबाइल फ़ोनों के मध्य डाटा ट्रांसफर होता है। तो दोस्तों 10वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव। आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज 10 में ब्राइटनेस, वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस, वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन रोटेशन, एक्सटर्नल डिस्प्ले, सिंक सेंटर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले आप इस प्रश्न का मतलब समझिए। देखिए हमारे पास में कोई एक कंप्यूटर है जिसमें मैंने एक विंडोज़ 10 डाल दी। क्या डाल दी? विंडोज़ 10 डाल दी। तो दोस्तों ये जो हमारे पास में फंक्शन दिए गए हैं, ब्राइटनेस, वॉल्यूम, इन सब को इस कंप्यूटर के अंदर कैसे ऑन करेंगे? तो दोस्तों वो जो हमारे पास में ऑन करने का टूल है वो है विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर, यानी कि 11वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है, http://www.google.com/index.htm के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसमें आप ऑप्शन ए देखिए ऑप्शन ए दिया गया है, www सब डोमेन है। दोस्तों www क्या है? सब डोमेन है, ये सत्य बात है। उसी के साथ में गूगल डोमेन नेम है और .com टॉप लेवल डोमेन है। दोस्तों ये जो लाइन है वो बिल्कुल सत्य है। क्या है? बिल्कुल सत्य है। अब आगे ऑप्शन बी देखते हैं, www.google.com रिसोर्स नेम index.html फाइल का पाथ है। तो दोस्तों ये जो www.google.com है इसे बोलते हो आप रिसोर्स नेम। उसी प्रकार से जो index.html होता है वो क्या होता है? किसी भी फाइल का पाथ होता है, रास्ता होता है। आगे देखिए ऑप्शन सी, HTTP एक प्रोटोकॉल है। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी क्या है दोस्तों? एकदम करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ए बी सी तीनों करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि करेक्ट आंसर होगा सभी सत्य हैं, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है, एक वेब ब्राउजर में शामिल होता है। तो दोस्तों हमारे पास में कोई भी वेब ब्राउजर है उसमें लेआउट इंजन और रीडिंग इंजन दोनों होते हैं। उसी प्रकार से उसमें यूजर इंटरफेस भी होता है, नेटवर्क और डाटा कंपोनेंट्स भी होते हैं, यानी कि दोस्तों तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी कि 13वीं का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव। आगे चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज AEM। दोस्तों आप कभी भी राज ई साइन मत सोच लेना, क्योंकि ये इसका इनकरेक्ट आंसर होगा। क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा राज ई साइन एक योजना है जिसमें राजस्थान के सभी व्यक्तियों के डॉक्यूमेंट्स पर डिजिटल हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो ये जो क्या है इसका इनकरेक्ट आंसर होगा और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, हमारी 15वें प्रश्न की तरफ पूछा गया है, निम्न में से कौन जीपीएस, दोस्तों जीपीएस की फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली संबंधित सेवा प्रदान करता है। तो दोस्तों वो जो सेवा प्रदान करता है उसका नाम है RAAS। क्या है दोस्तों? RAAS क्या करता है? जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली संबंधित सेवा प्रदान करता है। दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट टीचर है उसकी जो अटेंडेंस होगी वो इसी प्रणाली से होगी। इसी प्रणाली से पता चल पाएगा कि वो आज प्रेजेंट है या एब्सेंट है। आगे चलते हैं, हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, ई गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के अंतर्गत नागरिक सेवाओं को सुविधाजनक तरीके से डिलीवरी करने हेतु राजस्थान सरकार ने 2004 में किसकी स्थापना की थी? तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने ई मित्रा की स्थापना की थी। ई मित्रा की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मित्रा। आगे चलते हैं, हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है, SSO का पूरा रूप क्या है?
दोस्तों SSO ID यदि आपकी नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही काम की है। दोस्तों SSO का जो पूरा रूप होता है वो होता है सिंगल साइन ऑन, यानी कि 17वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, आयकर रिटर्न में किस प्रकार का विवरण होता है। तो दोस्तों जो आयकर रिटर्न है यानी कि इनकम टैक्स है, उसमें हमारी इनकम का, हमारे खर्चे का और हमारे भुगतान किए गए कर का क्या होता है, विवरण होता है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों 18वें का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है, आयकर रिटर्न भरने के लिए आवश्यक चीजें कौन कौन सी है। तो दोस्तों यदि आप अपने बैंक के अंदर आयकर रिटर्न भर रहे हो तो अपने बैंक वालों को अपने खाते का बैंक विवरण जरूर दें। उसी के साथ में बैंक के अंदर फॉर्म नंबर 16 आता है, वो भी भरें। उसी के साथ में बैंक वालों को अपना पैन नंबर है वो भी जरूर दें। इस प्रकार से अपना आयकर रिटर्न है वो आप भर सकते हो। यानी कि 19वें का करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 20वां प्रश्न पूछा गया है, ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने के लिए www.incometaxindiafilling.government.in वेबसाइट पर खाता बनाना होता है। इसके लिए आवश्यक है दोस्तों, यदि आप इस वेबसाइट पर खाता बना रहे हो और अपना आयकर रिटर्न भर रहे हो तो आपको दोस्तों केवल पैन नंबर देना होगा और आपका जो खाता है वो इस वेबसाइट पर बन जाएगा। आगे हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है, एक प्रिंटर की जांच करने या टेस्ट पेज प्रिंट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले आप इस प्रश्न का मतलब समझिए। देखिए, आपके पास में कोई प्रिंटर नहीं है, आप क्या करना चाहते हो, किसी व्यक्ति से प्रिंटर खरीदना चाहते हो। तो दोस्तों आप जब उसके पास में जाओगे तो उस प्रिंटर में से एक पेज है वो प्रिंट जरूर करोगे, टेस्ट जरूर करोगे। तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर एक प्रिंट टेस्ट पेज होता है, उसके द्वारा क्या कर सकते हो, अपने प्रिंटर के अंदर कोई भी पेज प्रिंट कर सकते हो। आगे देखते हैं, हमारे पास में 22वां प्रश्न पूछा गया है, कुछ भी प्रिंट करने से पूर्व किस ऑप्शन द्वारा प्रिंट होने वाले दस्तावेज के साइज का अनुमान लगाया जा सकता है। तो दोस्तों यदि आप कोई भी चीज प्रिंट कर रहे हो और उसका साइज का अनुमान लगाना चाहते हो तो आपको कंप्यूटर के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के अंदर आप प्रिंट होने वाली चीज का साइज वो सेलेक्ट कर सकते हो। आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में किसका उपयोग डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हमारे पास में जो पहला ऑप्शन है वो है पेन ड्राइव। दोस्तों पेन ड्राइव के अंदर आप क्या करते हो, कोई भी डाटा है वो स्टोर कर सकते हो। उसी के साथ में मेमोरी कार्ड में भी आप अपना डाटा है वो स्टोर कर सकते हो। और साथ ही जो USB ड्राइव होती है इस प्रकार से होती है दोस्तों, USB ड्राइव आपकी, उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, अपना जो डाटा है वो स्टोर कर सकते हो। यानी कि 23वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव। आगे चलते हैं, हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है, जब आप किसी ईमेल संदेश का उत्तर देते हैं तो मूल संदेश प्रेषक के मैसेज में स्वतः जोड़ दिया जाता है। इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस प्रश्न का मतलब समझिए। देखिए, किसी व्यक्ति से आप कोई चैटिंग कर रहे हो तो उस चैटिंग के दौरान उसका जब मैसेज आएगा तो आपके मोबाइल के नीचे लिखा होगा रिप्लाई, यानी कि अब आप रिप्लाई दीजिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए, रिप्लाई। आगे हमारे पास में 25वां प्रश्न पूछा गया है, कौन सी सील कंपनी के उच्च स्तर और सुरक्षित मानकों को इंगित करती है। तो दोस्तों वो हमारे पास में जो सील होती है उसका नाम है प्राइवेसी सील, यानी कि 25वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, हमारे पास में 26वां प्रश्न पूछा गया है, कौन सी सील कंपनी द्वारा प्रदान उत्पादों की गुणवत्ता को सत्यापित करती है। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न के कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास में कोई कंपनी है जो कि प्रोडक्ट बेच रही है तो उस प्रोडक्ट की यदि आपको क्वालिटी जाननी है तो आपके पास में बिजनेस वेरीफाइड सील होनी चाहिए जो कि उत्पाद के ऊपर लगी होनी चाहिए। आगे हमारे पास में 27वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में किसका संबंध पावर पॉइंट एनिमेशन से है। तो दोस्तों जो हमारे पास में MS पावर पॉइंट होता है, जैसे कि हमारे पास में कोई एक बॉल है तो इस बॉल को हम सीधा भी ले जा सकते हैं और इस बॉल को हम ऐसा भी ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे पास में एनिमेशन। दोस्तों ये जो हमारे पास में एनिमेशन होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, फ्लोट इन, फ्लाई इन, स्प्लिट, वाइप, फेड, अपीयर, शेप, जूम, बाउंस, स्विल, ग्रो एंड टर्न। यानी कि तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी कि 27वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव। आगे चलते हैं, हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है, वर्ड 2010 में ड्रॉप कैप सेट करने के लिए अधिकतम कितनी लाइनें हो सकती है। तो दोस्तों 28वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 लाइनें अधिकतम MS वर्ड के अंदर हो सकती है। आगे हमारे पास में 29वां प्रश्न पूछा गया है, वर्ड डॉक्यूमेंट में गणितीय चिन्ह जैसे डिग्री साइन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रीक लेटर इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग करेंगे। दोस्तों आपको सबको पता होगा कि ये जो हमारे पास में साइन है, डिग्री साइन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, इक्वल टू हो गया, ये सभी साइन क्या कहलाते हैं, सिंबल कहलाते हैं।
दोस्तों MS वर्ड के अंदर हमें सिंबल ऑप्शन मिलेगा, हमें उस पर क्लिक करना होगा और हमें ये सारे के सारे सिंबल हैं वो मिल जाएंगे, यानी कि 29वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 30वां प्रश्न पूछा गया है, चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा में कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के अंदर जो कंप्यूटर का उपयोग होता है वो होता है हॉस्पिटल प्रबंधन में, मेडिकल लैब और सर्जरी के अंदर और डायग्नोस्टिक के अंदर, यानी कि 30वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे हमारे पास में 31वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर में कौन सा उपकरण एसी विद्युत को डीसी विद्युत में परिवर्तित करता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जैसे कि आपके घरों में आपको पता ही होगा कि एसी करंट आता है। कौन सा करंट आता है? एसी करंट, जिसे बोलते हो अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन कंप्यूटर को तो डीसी करंट चाहिए। क्या चाहिए? डीसी करंट। तो दोस्तों कंप्यूटर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर हम उपकरण लगाते हैं, उस उपकरण का नाम है SMPS। क्या दोस्तों? SMPS, इसकी फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि 31वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 32वां प्रश्न पूछा गया है, संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम में संचार का माध्यम होता है। तो दोस्तों 32वें का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मदरबोर्ड के अंदर ही क्या होता है? संचार का माध्यम होता है, कम्युनिकेशन का मीडियम होता है। आगे हमारे पास में 33वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में कितनी रो होती है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि जैसे कि आप MS एक्सेल खोल लेते हो तो MS एक्सेल के अंदर आपको कुछ इस प्रकार से डब्बे मिलेंगे। तो दोस्तों आपको बताता हूँ कि रो कौन सी होती है। देखिए ये जो हमारे पास में डब्बे हैं, इसमें ये वाले जो होते हैं वो तो होते हैं कॉलम, और जो ऊपर वाले होते हैं वो होते हैं हमारे पास में रो। तो दोस्तों MS एक्सेल के अंदर जो हमारे पास में डिफ़ॉल्ट रो होती है वो होती है हमारे पास में 1048576। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 33वीं का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देख सकते हैं 34वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल 2010 के अनुसार वर्कशीट के नाम में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं। दोस्तों आपने क्या किया? MS एक्सेल में एक वर्कशीट बनाई और उसका आपने नाम लिखना चाहा। दोस्तों उसका नाम है वो अधिकतम कितने अक्षर में हो सकता है, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों उसमें अधिकतम 31 अक्षर आ सकते हैं। अब आगे हमारे पास में इस पेपर का अंतिम और 35वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन ए है पहला, F2 कुंजी दबाकर सेल को एडिट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, MS एक्सेल के अंदर जब आप F2 कुंजी दबाओगे जो कि फंक्शन कुंजी है तो आप सेल को एडिट कर सकते हो, उसमें चेंज कर सकते हो। उसी प्रकार से बी ऑप्शन देखिए, सेल को डबल क्लिक करने पर भी आप सेल को एडिट कर सकते हो। ये भी क्या है दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उसी के आगे सी ऑप्शन है, सेल को एडिट करने के लिए फॉर्मूला बार का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे हमारे पास में ऑप्शन डी दिया गया है, देखिए एडिट सेल कमांड का उपयोग करके सेल को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कभी भी एडिट सेल कमांड का उपयोग करके सेल को एडिट नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन है वो क्या है? इनकरेक्ट है, असत्य है, यानी कि 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में मेरे फ्रेंड द्वारा जो मुझे व्हाट्सएप पर एक पेपर भेजा गया था जिसमें टोटल 35 क्वेश्चन रहे वो मैंने बताया। दोस्तों इसमें से आप ईमानदारी से बताइए कि आपको इन 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही आते थे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों मैं अल्लाह से, गॉड से यही दुआ करूंगा कि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाए, आपकी अच्छे से अच्छे परसेंटेज बने। अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।